हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षना ई क्लासरूम। रिडक्शन रिएक्शंस ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक में टोटल 11 रिएक्शंस हमें स्टडी करना है। लास्ट लेक्चर में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और बर्च रिडक्शन ये दोनों रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। इन दोनों रिएक्शंस के लिए कंप्लीट मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था और यहाँ पर बेसिकली रिडक्शन के प्रोडक्ट हम किस तरीके से बना सकते हैं इसके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमने किया है। आज के लेक्चर में रिडक्शन की बाकी रिएक्शंस हमें डिस्कस करनी है, लेकिन इसके पहले बर्च रिडक्शन और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन दोनों के ऊपर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पॉसिबल अल्कीन्स यहाँ पे क्या हो सकती है जिनका हाइड्रोजनेशन करने के बाद मिथाइल साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो हाइड्रोजनेशन के प्रोडक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन अटैच कर दो जब तक कि सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं बन जाते। इसका मतलब अल्कीन और अल्काइन दोनों का हाइड्रोजनेशन अगर हम करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलना चाहिए, अल्केन। तो आपसे यही पूछा है कि यहां पर पॉसिबल अल्कीन्स ऐसे क्या क्या हो सकते हैं, क्या ऐसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनका हाइड्रोजनेशन करने पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हमें मिल जाए। तो ये बेसिकली बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप इस तरीके से सोचो कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में पाई बॉन्ड हम कहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। पाई बॉन्ड इंसर्ट करने के बाद ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और उस पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो रिवर्स डायरेक्शन में इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। पाई बॉन्ड इस मिथाइल ग्रुप पे भी लगाया जा सकता है। मिथाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में फर्स्ट कार्बन पे भी पाई बॉन्ड लगाया जा सकता है, सेकंड कार्बन पे पाई बॉन्ड लगाया जा सकता है और थर्ड कार्बन पे पाई बॉन्ड लगाया जा सकता है। अब ये पाई बॉन्ड अगर आप इधर लगाते हो तो अगेन वापस से ये रिपीट हो गए। तो टोटल कितना एल्कीन्स हो सकता है, 4। लेकिन अभी भी ये आंसर गलत है बेटा। यहां पर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि जो 4 एल्कीन्स आपने बनाया है या टोटल जो एल्कीन्स आप यहाँ पे आंसर देने वाले हो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होने चाहिए या स्ट्रक्चरली कितना एल्कीन्स पॉसिबल है ये नहीं पूछा है। केवल क्या लिखा हुआ, पॉसिबल एल्कीन। पॉसिबल एल्कीन का मतलब क्या हो गया कि जितने भी यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर बनने वाले हैं उन सभी स्ट्रक्चर पे आपको ये भी चेक करना है कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर शो कर सकते हैं तो टोटल आइसोमर यहाँ पे काउंट आपको करने पड़ेंगे। तो 4 अल्कीन अगर आप बोलते हो तो ये केवल कैसे सही है, स्ट्रक्चरली। और टोटल अल्कीन अगर आपको बताना है तो स्टीरियो केमिकली टोटल आइसोमर आपको बताने पड़ेंगे। हर किसी स्ट्रक्चर में जाके चेक करना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर सकता ना। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है तो बेसिकली इसके एक से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होंगे और उन सारी एल्कीन्स को हमें काउंट करना होगा। यहां पे देखिए तो कोई कायरल कार्बन नहीं है और कोई पाई बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं हो सकता। ये टर्मिनल पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सेम है तो इस स्ट्रक्चर को एक ही काउंट करेंगे और ये स्टीरियो केमिकली भी एक ही होगा। पाई बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं है, कोई कायरल कार्बन नहीं है। पाई बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं होता। 6 कार्बन एटम की ये जो साइकिल है, साइकिल के अंदर पाई बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं पॉसिबल हो सकता जब तक कि साइकिल में 8 कार्बन एटम ना हो। और ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन के अबाउट कितने प्रोडक्ट आते हैं, 2। तो टोटल यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 1 + 1 6। टोटल 6 एल्कीन पॉसिबल है जिन एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करने पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और यही अगर आपको आंसर स्ट्रक्चरली देना हो तो क्या दोगे कि टोटल 4 एल्कीन पॉसिबल है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, पॉसिबल एल्कीन और स्ट्रक्चरल आंसर देना है, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर या टोटल आइसोमर आपको काउंट करना है। टोटल आइसोमर का मतलब क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो। बेसिकली इस एल्केन में एक पाई बॉन्ड इंसर्ट करना है, उसके बाद अल्कीन बन जाएगा और इस अल्कीन का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो पाई बॉन्ड को हटा के हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो तो वापस से यही अल्केन हमें मिल सकता है। तो ये तो बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है। इस जगह पे और इस जगह पे पाई बॉन्ड इंसर्ट किया जा सकता है। इधर कर दिया तो इधर नहीं करना है। सिमिलरली इधर पाई बॉन्ड इंसर्ट कर दिया तो इस साइड नहीं कर सकते। यहां पे भी पाई बॉन्ड इंसर्ट किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ जीआई नहीं है लेकिन ये कायरल कार्बन है तो कायरल कार्बन के अबाउट कितने इसके स्टीरियो आइसोमर आ सकते हैं, 2। इस पाई बॉन्ड पे जीआई है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH3। इधर क्या है, H। ये क्या है, C2H5 और ये क्या है, CH3। दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो ये जीआई शो करेगा। जीआई शो करेगा तो सिस और ट्रांस 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल हैं। यहाँ पे ना तो जीआई है ना ही कोई कायरल कार्बन है तो इसका एक ही फॉर्म होगा। तो टोटल आइसोमर यहाँ पे कितने आ जाएंगे,
5। और अगर केवल इतना पूछा जाए कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बेसिकली कितना है 3 और टोटल आइसोमर कितने हैं 5। और इन सभी आइसोमर का हाइड्रोजनेशन करने के बाद ये अल्केन प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सिस अल्कीन दे रखा है, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी है, Br2 इन CCl4, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है और Br2 का एडिशन करना है। तो अल्कीन पे Br2 का एडिशन मतलब X2 का एडिशन होता है और ये एडिशन बेसिकली एंटी एडिशन होता है, ये भी हमें पता है। अल्कोहलिक KOH और NaNH2 इन रिएजेंट से बेसिकली क्या करते हैं E2 एलिमिनेशन, रिएजेंट को देख के ही पता चल जाता है, एडिशन भी है एलिमिनेशन भी है और उसके बाद ये रिडक्शन हो गया। और ये रिडक्शन बेसिकली कौन सा है, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्या करता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तक पहुंचाता है, कंप्लीटली रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड तक नहीं पहुंचाता। इसका मतलब अल्काइन से क्या बनाता है, अल्कीन बनाता है। और बर्च रिडक्शन के बारे में भी आपको पता है कि यहां पे एंटी एडिशन होता है, यहां पर भी एंटी एडिशन होता है, यहां पर E2 कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप फाइनली इसके प्रोडक्ट एकदम सही बना सकते हो। तो बताइए, सिस अल्कीन में एंटी एडिशन करेंगे, ट्रांस में अगर एंटी एडिशन करते हैं तो सेम साइड इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अटैच करते हैं। तो ट्रांस की जगह अगर सिस कर दिया और सिस में सेम एंटी एडिशन करना है, तो जो फिशर प्रोजेक्शन आप डायरेक्ट बनाओगे, उस फिशर प्रोजेक्शन में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दैट मींस Br+ और Br- ऑपोजिट साइड अटैच करेंगे। तो ये CH3, ये वर्टिकल लाइन हो गया CH3। बेसिकली ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके पहले Br+ यहां पे अटैच होगा तो क्या बनेगा, साइक्लोब्रोमोनियम आयन। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में Br- अटैक करेगा तो ये रिंग ऊपर से ओपन होगा। और इस तरीके से हमें पहले भी पता है कि एंटी एडिशन होता है। तो एंटी एडिशन होने के बाद जब फाइनली हम प्रोडक्ट बनाएंगे फिशर प्रोजेक्शन में, तो उस प्रोजेक्शन में Br+ और Br- आपको कहां नजर आएगा, ऑपोजिट साइड। और ऑलरेडी वहां पे हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है। तो ये पहली रिएक्शन के बाद के प्रोडक्ट हो गए। अब सेकंड आपको क्या करना है, E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन कैसी प्रोसेस होती है, एंटी। E2 एलिमिनेशन के लिए अच्छा बेस का रिक्वायरमेंट होता है। तो अच्छा बेस आपको क्या दे रखा है, अल्कोहलिक KOH, और उसके बाद क्या दे रखा है, NaNH2, ये जानकर के दिया हुआ है। अल्कोहलिक KOH बहुत अच्छा बेस है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ये कर सकता है। जिस कार्बन पे ये लीविंग ग्रुप Br प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बीटा पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो बेसिकली यहां से HBr जा सकता है। अब यहां पर H और Br आपको कहां नजर आ रहा है, सेम साइड नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका जब फिशर प्रोजेक्शन से वेजरेज प्रोजेक्शन बनाओगे तो उस प्रोजेक्शन में इस Br के ऑपोजिट में आप H ले आ सकते हो। अगर H नहीं होगा तब भी उसके ऑपोजिट में H आ जाएगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन अलाउड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा, एलिमिनेशन तो पक्का होगा। एक कार्बन पे H है, दूसरे कार्बन पे Br है, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन E2 एलिमिनेशन पक्का होगा। लेकिन उस एलिमिनेशन करने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, सिस एल्कीन मिलेगा या ट्रांस एल्कीन मिलेगा, इसके लिए कंप्लीट मैकेनिज्म हमें फॉलो करना होता है, या फिर ये ट्रिक भी फॉलो की जा सकती है, लेकिन प्रोडक्ट तो हमें मिलेगा। तो एंटी एलिमिनेशन करेंगे तो अल्कोहलिक KOH की मदद से E2 एलिमिनेशन यहाँ पे होगा और फिर फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कीन, पाई बॉन्ड आ जाएगा। और वापस से आपको पता है कि H और Br प्रेजेंट है कार्बन पे। ये बेसिकली कुछ इस तरीके से बन गया, एक तरीके से HBr। एक बार एलिमिनेशन किया है, वन टाइम एलिमिनेशन, और आपको पता है कि अभी वन टाइम एलिमिनेशन और होगा। और सेकंड टाइम एलिमिनेशन अगर आपको करना है अल्कोहलिक KOH के कंपैरिजन में, अगली बार जो बेस का इक्विवेलेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे वो बेस ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और उसका रीजन क्या है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के साथ ये ब्रोमीन के जो लॉन पेयर है ये रेजोनेंस कर रहे हैं। रेजोनेंस अगर कर रहे हैं तो कार्बन और ब्रोमीन में पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो चुका है। अगर अल्कोहलिक KOH होता, केवल अल्कोहलिक KOH होता और हीट कर देते, तब भी यहाँ पे टू टाइम एलिमिनेशन होता, और टू टाइम एलिमिनेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट हम क्या बनाते हैं, अल्काइन। लेकिन अल्कोहलिक KOH के साथ साथ अगर आप NaNH2 जो कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करोगे तो एलिमिनेशन बहुत इजीली हो जाएगा और प्रोडक्ट का यील्ड बहुत अच्छा होगा। इसीलिए आपको सेकंड टाइम अलग से बेस दे रखा है, NaNH2 यूज करना है। तो ये NaNH2 क्या करेगा, सेकंड टाइम एलिमिनेशन करेगा और फाइनली आपको
कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड नजर, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा। तो अगली बार भी यहां पे एलिमिनेशन होगा NaNH2 की वजह से। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, 2 ब्यूटाइन। अब अगली स्टेप क्या है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। ये बर्च रिडक्शन के रिएजेंट है और बर्च रिडक्शन बेसिकली क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करके कहां पहुंचाता है, डबल बॉन्ड तक। अल्काइन से क्या बनाता है, अल्कीन। कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। तो बेसिकली प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, ट्रांस अल्कीन। तो ये फाइनली आप प्रोडक्ट बना दो CH3, और CH3 के रेस्पेक्ट में आपने इसको क्या बना दिया, ट्रांस। तो प्रोडक्ट बेसिकली एग्जैक्टली आपको किस तरीके से मिला है, रिएक्टेंट के जैसे। लेकिन रिएक्टेंट में ये जो 2 ब्यूटीन था इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस अल्कीन, और प्रोडक्ट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांस अल्कीन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और बर्च रिडक्शन, ये 2 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। इन दोनों रिएक्शन में मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया है और इंडिविजुअली दोनों रिएक्शंस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी हमने अटेम्प्ट किए हैं। अब रिडक्शन में जो नेक्स्ट रिएक्शन है, यहां बेसिकली मैकेनिज्म पे उतना फोकस नहीं होगा, हमें रिएजेंट लर्न करके रखने होंगे और ये याद करना होगा कि कौन सा पर्टिकुलर रिएजेंट किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है और रिडक्शन के बाद बेसिकली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। तो नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे है बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, और यहां रिएजेंट हमें यूज करना है सोडियम मेटल, और यहां पे क्या होना चाहिए, प्रोटॉन डोनर होना चाहिए। तो प्रोटॉन डोनर जैसे बर्च रिडक्शन में कौन था, अमोनिया। यहां पर प्रोटॉन डोनर कौन है, C2H5OH। ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये एसिडिक प्रोटॉन है। तो बेसिकली रिएजेंट को देख के हमें फील आ जाना चाहिए कि रिडक्शन यहां पे हो सकता है। सोडियम मेटल एक बहुत ही अच्छा बेस हो सकता है, और ये मेटल बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में भी हमने पढ़ा है कि किसी भी गिवन एसिडिक प्रोटॉन को ये रिमूव कर सकता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट अगर करेंगे तो यहां से एसिडिक प्रोटॉन को ये रिमूव करेगा, और ये प्रोटॉन बेसिकली गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन करेगा। फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है। तो बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन में कीटोन हो गया, या एल्डिहाइड हो गया, या एस्टर हो गया, इन सभी में सेलेक्टिवली बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन को यूज किया जा सकता है। या साइनाइड हो गया, या एसिड हैलाइड हो गया, इन सभी को अगर बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन के रिएजेंट से रिएक्शन करवाया जाए तो फाइनली प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, रिडक्शन होने के बाद ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन अटैच करना है। तो ये बेसिकली किस में ट्रांसफर हो गया, अल्कोहल। ये कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली यहां पर H और H अगर हम लगा देंगे तो यहां से भी अल्कोहल मिलेगा, लेकिन ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगेन एस्टर है, बीच में से ये ब्रेक होगा तो ये पार्ट और ये पार्ट पहले ये एल्डिहाइड में चला जाएगा, एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो बेसिकली यहां से भी हमें अल्कोहल ही मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, साइनाइड। साइनाइड का रिडक्शन होगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हाइड्रोजन एटम अटैच करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। सिमिलरली एसिड हैलाइड का रिडक्शन करेंगे तो पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर से क्या बनेगा, HCl। एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होने के बाद 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, तो यहां हमें क्या मिल सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल। और ये सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमें पता रखना है कि इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन किया जा सकता है और फाइनली ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। वैसे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये किसी एक मिसलेनियस प्रॉब्लम का पार्ट होते हैं। जैसे मान लो कि काफी सारे रिएजेंट से आपने रिएक्शन किया है किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का और फाइनली आपसे प्रोडक्ट पूछा है। अब इसमें बीच में काफी सारी रिएक्शंस में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के रिएजेंट हो सकते हैं और बेसिकली फर्दर जो सामने रिएजेंट यूज किया जाएगा, जैसे मान लो कि यहां पे रिडक्शन का रिएजेंट आपने यूज किया और इधर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और आपको अगर आइडिया लगाना है कि इस जगह पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है तो वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि फर्दर यहाँ पे क्या रिएजेंट यूज किया गया है, वो रिएजेंट कौन से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे रिडक्शन के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा वो गैस किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्टली पता होना चाहिए कि कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ये रिड्यूस कर सकता है और फाइनली ये प्रोडक्ट क्या बना सकता है। केवल इतना पता लगना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली स्टीफन्स रिडक्शन में अगर हम देखें तो यहां पर अपने पास SnCl2 होता है प्लस प्रोटॉन डोनर कौन होता है HCl। तो ये दोनों मिलके क्या बना सकते हैं SnCl4 प्लस 2H एटम
और ये H एटम पर्टिकुलरली किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का रिडक्शन करने में काम आएंगे। तो स्टीफंस रिडक्शन हम कहां पे यूज कर सकते हैं? बहुत ही सेलेक्टिव यूज है इसका भी, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि साइनाइड की अगर बात करें, पहले आप ये देखना कि साइनाइड का अगर आप डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव का जो हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे, ट्रिक से आंसर कैसे आ जाएगा कि कार्बन का लिविंग ग्रुप के साथ ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक तरफ H+ एक तरफ OH- अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव होगा, इधर पार्शियली नेगेटिव होगा, यहाँ H+ अटैच होगा 3 टाइम्स, यहाँ OH- अटैच होगा 3 टाइम्स। तो ये क्या बन गया? OH OH OH। एक कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से वाटर रिमूव होगा, तो फाइनली हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? एसिड। और इधर से क्या मिल गया? NH3। अगर CN दैट मीन्स कार्बोनाइट्राइल का डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें नहीं चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें यहां पे हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट बेसिकली चाहिए, एक तो हो गया एल्डिहाइड या फिर क्या चाहिए? कीटोन। इसका मतलब कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका CN का रिडक्शन यहां पे कर सकते हैं, स्टीफंस रिडक्शन कर सकते हैं। स्टीफंस रिडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें यहां पे मिलेगा उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एज एन एल्डिहाइड प्रोडक्ट हमें मिलेगा, और डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो इसीलिए मैं बताया हूं कि स्टीफंस रिडक्शन का जो यूज है रिड्यूसिंग एजेंट में बहुत ही सेलेक्टिव यूज है। तो पहले हम यहां पे क्या कर सकते हैं? RCN है साइनाइड मॉलिक्यूल, स्टीफंस रिडक्शन के रिएजेंट आपने यूज किए, तो यहां से क्या मिलेगा? SnCl4+2H। इनकी वजह से इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, तो ये क्या बन गया? C डबल बॉन्ड NH, इमाइन बन गया बेसिकली। और अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? H+NH3। यहां से वाटर रिमूव कर दिया तो ये प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो मिल सकता है, लेकिन कीटोन किस तरीके से आएगा? कीटोन हम यहाँ पे किस तरीके से बना सकते हैं? ये रिडक्शन रिएक्शंस का पार्ट यहाँ पे नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने पढ़ा हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर कार्बोनाइट्राइल से करवाई जाए तो बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बन सकता है जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कीटोन हमें मिल सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने पास क्या होता है? RMgX। यहाँ पर R को मैंने ट्रीट कर लिया R', यहां से क्या मिलेगा? R'-। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, और ये बेसिकली पाई बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चला जाएगा। इसका अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, या प्रोटॉन डोनर यहां पे हो सकता है, जैसे कि वाटर हो सकता है, तो ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड यहां पे होगा, यहां R' आ गया, और नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव था यहां से उसने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये NH हो जाएगा। इसका फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अगर हम करते हैं तो बेसिकली कीटोन एज अ प्रोडक्ट हमें यहां पे मिलेगा। तो यहां से बेसिकली 2 प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया। साइनाइड का डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्रोडक्ट चाहिए तो एल्डिहाइड बनाने के लिए बेसिकली क्या करना होगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन में हमने यहाँ पे क्या रिएजेंट यूज किया है? स्टीफंस रिडक्शन, SnCl2+2HCl। तो इसने ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करके C डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट कर दिया। इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है? एल्डिहाइड। और अगर आपको यहाँ पे कीटोन प्रोडक्ट चाहिए तो कार्बन पे बेसिकली अल्काइल ग्रुप अटैच करना पड़ेगा, इस कार्बन पे अल्काइल ग्रुप अटैच करना पड़ेगा। अल्काइल ग्रुप कहां से आ सकता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसका रिएक्शन किया तो वापस से ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इस बार कार्बन पे क्या आ गया? अल्काइल ग्रुप। इस कार्बन पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, रिडक्शन करेंगे तो इस कार्बन पे क्या आएगा? 2 OH, और 2 OH अनस्टेबल होंगे, फाइनली वाटर मॉलिक्यूल लीव करेगा, तो कीटोन एज अ प्रोडक्ट हमें यहां पे मिल सकता है। टोटल 4 रिडक्शन के रिएजेंट हमने अभी तक स्टडी कर लिए। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन में रिएजेंट हम क्या यूज करते हैं? जिंक और मरकरी का अमलगम होता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इन रिएजेंट को यूज करके कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किया जा सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड में बेसिकली कौन है? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का क्लेमेंशन रिडक्शन करने के बाद फाइनली एल्केन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा? जिंक मरकरी अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका रिडक्शन हो सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहां पे क्या है? या तो कीटोन है
या एल्डिहाइड है, सेलेक्टिवली इन्हीं का रिडक्शन अगर हमें करना है तो क्लेमेंशन रिडक्शन के रिएजेंट यूज किए जा सकते हैं। क्लेमेंशन रिडक्शन में रिएजेंट क्या हो गया, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एल्केन। तो ये डबल बॉन्ड O को हटा के बेसिकली 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो तो फाइनली इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। क्लेमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन, इन दोनों रिएक्शन को हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन हमने पढ़ा था। असाइल ग्रुप बेसिकली क्या होता है, ये असाइल ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को अगर बेंजीन पे अटैच करना है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पता है। फाइनली असाइल ग्रुप को बेंजीन पे अटैच करने के बाद इस असाइल ग्रुप को चेंज करना होता है अल्काइल ग्रुप में, तो बेसिकली इसका रिडक्शन करना होता है। रिडक्शन करने के लिए कौन से रिएजेंट हमने यूज किए थे, क्लेमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो क्लेमेंशन रिडक्शन में रिएजेंट क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में जिंक और मरकरी का अमलगम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यही रिएक्शन वापस से हमने स्टडी कर लिया। और सेकंड जो रिएजेंट यहाँ पे होगा 6 नंबर पे, दैट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और वुल्फ किश्नर रिडक्शन के रिएजेंट बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन उसका वर्क भी एकदम सेम होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करने के बाद फाइनली एल्केन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो यहां बेसिकली वुल्फ किश्नर रिडक्शन में रिएजेंट क्या था, NH2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम यहां पे क्या लिया जा सकता है, एक्वस KOH। तो यहां पर भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बेसिकली कौन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। यहां भी बहुत ही सेलेक्टिव रिडक्शन है, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करना है और फाइनली आपको अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नहीं लगाना है, दोनों यहां पे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगेगा, तब जाके फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एल्केन। तो फाइनली अगर एल्केन प्रोडक्ट बनाना है तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंशन रिडक्शन के रिएजेंट यूज किए जा सकते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन, और फाइनली आपको एल्केन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों रिडक्शन में काफी कुछ प्रॉब्लम होता है। यहां पर बेसिकली एक जगह एसिडिक मीडियम है, दूसरी जगह बेसिक मीडियम है, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड या कीटोन के अलावा भी और कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो ग्रुप को देख के हमें ये बताना होता है कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन का यूज करना है या फिर क्लेमेंशन रिडक्शन का यूज करना है। क्लेमेंशन रिडक्शन में आप देखो तो एसिडिक कंडीशन है, तो कोई भी यहां पे एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कोई अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हुआ तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप को बेसिकली HCl डिस्टर्ब करेगा तो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें यहां पे नहीं मिल सकते। और आपको पता ही है कि HCl किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, तो वो ग्रुप हम क्या बोल सकते हैं, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। क्या लिखा जा सकता है, इफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैज acid sensitive group then do not use क्लेमेंशन रिडक्शन, concentrated HCl। और एसिड सेंसिटिव ग्रुप बेसिकली अपने पास क्या हो सकता है, तो HCl का आपने क्या रिएक्शन देखा है, अल्कोहल में देखा है, ईथर में देखा है, अल्कीन और अल्काइन में देखा है। अल्कीन और अल्काइन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, HCl हाइड्रोहेलोजिनेशन का आपने रिएक्शन देखा हुआ है। अल्कोहल में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, HCl बेसिकली क्या एसिड है, H+ यहां से मिलेगा तो O के लॉन पेयर पे चिपक जाएगा, OH2+ गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, गुड लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल Cl- यहां पे अटैक कर सकता है। फाइनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। और अल्कोहल में एसिड के प्रेजेंस में कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, SN1 रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने कहां देखा था, ईथर में। तो ये सारे ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो क्लेमेंशन रिडक्शन हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें नहीं मिल सकता। सिमिलरली यहां बेसिक मीडियम है तो बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, इफ सबस्ट्रेट हैज बेस सेंसिटिव ग्रुप देन डू नॉट यूज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और यहां रिएजेंट बेसिकली कौन है, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। अब बेस सेंसिटिव ग्रुप क्या हो सकता है, बेस में OH- है तो OH- बेसिकली यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है या बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तो पहली बात तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। सिमिलरली और बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड में E2 एलिमिनेशन बेस ही तो करवाता है, और या फिर इवन एलिमिनेशन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कंडीशन।
तो एलिमिनेशन अल्काइल हैलाइड में हो सकता है और बेस का रिक्वायरमेंट होता है, तो बेस सेंसिटिव ग्रुप में आपको क्या पता चल गया कि अल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट एसिड हैलाइड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसिड हैलाइड में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। बेस OH माइनस यहां पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। कहीं पर भी अगर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बेसिकली बेस सेंसिटिव होता है, और बेस सेंसिटिव है तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को यहां सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में नहीं होना चाहिए। अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन हमें यूज नहीं करना है। और क्या हो सकता है, यहां बेसिकली कौन सा रिएक्शन हुआ है, SN2TH रिएक्शन से फाइनल प्रोडक्ट हमें और भी मिल सकता है। सिमिलरली एस्टर नहीं हो सकता, एनहाइड्राइड नहीं हो सकता। मतलब क्या पता चल गया कि एसिड डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव बेसिकली बेस सेंसिटिव है और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में बेसिक मीडियम है, तो बेस सेंसिटिव ग्रुप को ये डिस्टर्ब करेगा और फाइनली डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें यहां पे नहीं मिल सकते। तो इन दोनों रिएक्शन में जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्या, एग्जैक्टली एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको हर किसी पेपर में मिलेगा। एक रिडक्शन का रिएक्शन आपको मिलेगा और रिडक्शन के रिएक्शन में प्रोडक्ट भी बना के मिलेंगे। केवल आपसे यह पूछा जाएगा कि कौन सा सूटेबल रिएजेंट हो सकता है, क्लेमेंशन रिडक्शन हो सकता है या वुल्फ-किश्नर रिडक्शन हो सकता है। ये क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे साइक्लोहेक्सेन है, इसमें डबल बॉन्ड लगा रखा है और फाइनली आपको रिडक्शन के प्रोडक्ट चाहिए, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार मैंने यहां पे OH लगा दिया और एक बार ऐसा करता हूं कि टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन लगा देता हूं, और टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन को यहां पे डिस्टर्ब नहीं करना है। सिमिलरली यहां पे OH को डिस्टर्ब नहीं करना है और फाइनली CH2 में कन्वर्ट कर देना C डबल बॉन्ड O को। तो ऐसा कैसे हो सकता है, OH बेसिकली एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो क्लेमेंशन रिडक्शन यहां पे यूज नहीं किया जा सकता। वरना क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये H+ यहां पे अटैच होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, OH2+ में। OH2+ बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, Cl- इस पर अटैक करेगा तो फाइनली SN1 रिएक्शन से RCl प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो अगर यहाँ क्लेमेंशन रिडक्शन यूज करते हैं तो ये OH डिस्टर्ब होता, OH की जगह कौन आ जाता, Cl। तो यहां किसको यूज किया जा सकता है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। बेसिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, लेकिन फर्दर हाइड्रोलाइसिस के बाद ये जो O- बनेगा ये वाटर में से प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा तो वापस OH एग्जैक्ट सेम कंडीशन में आ जाएगा। तो ये बेसिकली वुल्फ-किश्नर रिडक्शन को फर्स्ट रिएक्शन में यूज किया जा सकता है। सेकंड रिएक्शन में अगर देखें तो टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन है और टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन में एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा है। एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, E2 एलिमिनेशन होता है और प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं, हॉफमैन अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये पता चल गया कि ये जो टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन है यहां एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, बेस की प्रेजेंस में। तो ये बेसिकली बेस सेंसिटिव ग्रुप है और बेस सेंसिटिव ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन को हम यूज नहीं कर सकते। तो यहां क्या यूज करना पड़ेगा, क्लेमेंशन रिडक्शन, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये दो रिडक्शन के रिएजेंट हमने और देख लिए, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन और बेसिकली और दूसरा कौन सा है, क्लेमेंशन रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शन की लिमिटेशन भी हमने स्टडी कर ली और फाइनली ये भी पता कर लिया कि कौन से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ये रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करने के बाद फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास क्या है, हाइड्राइड डोनर के साथ रिएक्शन करना है, और हाइड्राइड डोनर बेसिकली कौन हो सकता है, LiLH4 NaBH4 या फिर डाइबल H। ये तीन रिएक्शन है, LiLH4 है, 8th में अपने पास क्या हो सकता है, NaBH4। इन दोनों के साथ रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कार्बोनिल कंपाउंड में जो रिएक्शन बढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग स्पीशीज होता है। ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, कार्बोनिल कंपाउंड में, और यहां से न्यूक्लियोफाइल हमें क्या मिलता है, हाइड्राइड H-। ये इधर अटैक करता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये बन गया। फाइनली इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस में ये यहां से इलेक्ट्रोफाइल H+ को रिमूव कर लेता है और फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड से अल्कोहल हमें मिल जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये रिएक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है और फाइनली एल्डिहाइड या कीटोन का कन्वर्जन हो जाता है अल्कोहल में।
तो एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बन गया, मतलब रिडक्शन हो गया। तो इन्हीं रिएक्शंस को वापस रिडक्शन में भी हम पढ़ सकते हैं। तो दोनों रिएजेंट बेसिकली क्या है, LiLH4 NaBH4, और 9th पे आएगा अपने पास डाइबेल H। अब डाइबेल H का फुल फॉर्म क्या है और इसकी रिएक्शंस बेसिकली क्या हो सकती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले LiLH4 पे आते हैं। LiLH4 को क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये बेसिकली क्या है, हाइड्राइड डोनर है। हाइड्राइड डोनर है तो ये सामने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उसका रिडक्शन ये कर सकता है। बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर देता है, और इसी का यूज आपको क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा मिलेगा। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ऑलमोस्ट रिड्यूसेस ऑल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, और क्या बोला जा सकता है कि ये हाइड्राइड डोनर है, H- देता है, तो बेसिकली यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, तो रिडक्शन का जो रिएक्शन होगा उसमें अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कर रहा है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना चाहिए। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां पे फास्ट होगा। तो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एसिड डेरिवेटिव अगर आपको मिले और एसिड डेरिवेटिव में LiLH4 कहां पे फास्ट अटैक करेगा, कहां पे स्लो अटैक करेगा, ये भी आप बेसिकली देख सकते हो। जैसे मान लो कि एसिड डेरिवेटिव में क्या हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, सिमिलरली एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, या फिर एस्टर हो गया। हर किसी कार्बोनिल कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल H-। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, अगेन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH, और अभी भी कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड पे फर्दर H- का अटैक होगा और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। अब हमें किस पे ध्यान देना है, रिएक्शन की रेट पे। तो बेसिकली इस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पे Cl का क्या लगता है, ओवरऑल -I से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगा तो H- न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट हो सकता है। H का कुछ नहीं लगता है, R का क्या लगता है एक्चुअली में +I, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ा सा कम होगा। और OR लॉन पेयर गैप एंड पाई, OR का क्या लगता है, +M। जितना ज्यादा +M लगेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा स्लो होगा, और यहाँ पे LiLH4 के साथ रिएक्शन का जो रेट है वो सबसे स्लो आने वाला है। और यहां से आपने क्या बता दिया था कि हाइड्राइड डोनर है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन रिएक्शन होना है। अब फाइनली हम इसके जो भी रिडक्शन की रिएक्शन है वो स्टडी कर लेते हैं। LiLH4 नंबर ऑफ कंपाउंड में यूज किया जाता है, और नंबर ऑफ कंपाउंड में ये यूज किया जाता है तो हर किसी कंपाउंड में आपको ये भी देखना है कि फाइनली रिडक्शन के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। जितना भी पाई बॉन्ड है वो सारे पाई बॉन्ड ब्रेक करके आप हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं, तो फाइनली प्रोडक्ट को भी बहुत इजीली गैस किया जा सकता है। जैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद क्या आ जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड आ सकता है। हर किसी में LiLH4 का यूज करना है, फाइनल प्रोडक्ट हम अभी बताएंगे। एसिड हैलाइड आ सकता है, एस्टर आ सकता है, अमाइड आ सकता है, साइनाइड आ सकता है, NC आ सकता है, एल्डिहाइड आ सकता है, कीटोन आ सकता है, और क्या हो गया, और भी फंक्शनल ग्रुप है अपने पास, जैसे कि अजाइड आयन हो सकता है या नाइट्रो NO2 कनेक्टेड हो सकता है। इन सब का भी LiLH4 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है वो भी हम यहां पे नोट करेंगे। RN3 हो सकता है, RNO2 हो सकता है, RCHNH हो सकता है, RC डबल बॉन्ड NHR दैट मीन्स सेकेंडरी अमाइड हो सकता है, बिल्कुल सेकेंडरी अमाइड ये हो सकता है। और यहां पे क्या है, ठीक है, काफी इतने सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, और इन सब का LiLH4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली सारे पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद फाइनली यहां से क्या मिलेगा, अल्कोहल। और ये जो कार्बन है इससे बेसिकली एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक ही कार्बन अटैच है, तो प्राइमरी अल्कोहल यहां पे मिलने वाला है।
सिमिलरली ये पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फर्दर एल्डिहाइड का रिडक्शन जब हो जाएगा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों तरफ से प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। RCH2OH, RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। फर्स्ट यहां पे H- का अटैक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपको यह भी पता चल गया कि एल्डिहाइड का भी रिडक्शन होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन यहां पे है, यहां पे भी आपको अल्कोहल मिलेगा। यहां कौन सी रिएक्शन होगी? एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? H- हाइड्राइड। यहां 1 डिग्री अल्कोहल होगा, इसमें दोनों तरफ कार्बन होंगे तो यहां 2 डिग्री अल्कोहल हमें मिलेगा। एस्टर दोनों तरफ से अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया ये, R-OH। अब क्या है? अमाइड, तो यहां से क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन। साइनाइड अगेन प्राइमरी अमाइन, सारे पाई बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन अटैच कर दो, यहां क्या मिलेगा? सेकेंडरी अमाइन। आइसोसाइनाइड में दोनों तरफ कार्बन है, बीच में नाइट्रोजन है, सारे पाई बॉन्ड ब्रेक किए, हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, यहां हमें क्या मिलेगा? RNH2 प्लस N2 गैस यहां से रिलीज हो गया। सिमिलरली NO2 के केस में क्या मिलेगा? RNH2, एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन अटैच कर दिया, RCH2NH2 प्राइमरी अमाइन, यहां पर भी प्राइमरी अमाइन, इधर भी प्राइमरी अमाइन। ये बेसिकली अमाइड है। अमाइड का जब LiLH4 के साथ रिडक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा RNHR। इसका मतलब हो गया सेकेंडरी अमाइन, यहां से प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इतने सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का रिडक्शन हम कर सकते हैं LiLH4 से, और फाइनल प्रोडक्ट आपने क्या देख लिया कि एकदम सिंगल बॉन्ड यहां पे रहेगा, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो जहां पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ग्रुप तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अल्कोहल में। जहां नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अमाइन में। और एक सबसे बड़ी नोट करने वाली बात यह है कि ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन में काम आता है। ऐसा नहीं है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अल्काइन या अल्कीन का रिडक्शन कर सकता है, नहीं। अल्काइन और अल्कीन का रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजनेशन करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ा था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, वो करना पड़ेगा, तब जाके अल्कीन या अल्काइन दोनों अल्केन में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन LiLH4 ऐसा नहीं कर सकता। LiLH4 cannot reduce alkene। इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और अल्काइन, इनके लिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना होता है, और ये किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ इनका रिडक्शन नहीं होता है। रिएजेंट अपने कौन सा ले लिया? सबसे अच्छा रिएजेंट ले लिया LiLH4, और अगर ये इनका रिडक्शन नहीं कर सकता तो बाकी के रिएजेंट तो पक्का नहीं कर सकते। यहां पे एक पॉइंट और देखने वाला है, बेंजीन के साथ अगर C डबल बॉन्ड C मैंने कनेक्ट कर दिया और इसके आगे ये CHO कनेक्ट कर दिया या फिर COOH कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड COOH कनेक्ट होता तो सिनामिक एसिड बोलते हैं। और इस केस में अगर LiLH4 के साथ इसका रिडक्शन किया जाए तो CHO का रिडक्शन होगा और क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। ये तो हमें पता है, लेकिन यहां बेसिकली क्या होगा कि ये कार्बन कार्बन में जो पाई बॉन्ड है, इन केस ऑफ सिनेमेल्डिहाइड इस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाता है, और यहां पे भी हाइड्रोजन अटैच करने के बाद बेसिकली अल्केन एज अ प्रोडक्ट वहां पे मिल सकता है। तो LiLH4 के बारे में आपने इतनी सारी रिएक्शन स्टडी करी है, यहां पे कोई इंडिविजुअल अभी कोई क्वेश्चन हमें डिस्कस नहीं करना है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कौन से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ये रिएजेंट रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करने के बाद फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। बाकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के लिए मिसलेनियस प्रॉब्लम ही हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट रिएजेंट यहां पे क्या है? NaBH4। NaBH4 को क्या बोलते हैं? सोडियम बोराहाइड्राइड। और इस पर्टिकुलर रिएजेंट की भी हमने रिएक्शन ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पड़ा था एल्डिहाइड और कीटोन में। सोडियम बोराहाइड्राइड भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रोडक्ट हमें दे सकते हैं, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है? पहली बात तो इससे भी क्या बनेगा? Na+BH4-। ये बेसिकली क्या है? BH3+H- हाइड्राइड डोनर है। तो यहां पे भी क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन। H- अटैच करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और फाइनली रिडक्शन के प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो उसको भी मैंने क्या बोला? न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन। लेकिन इसके बारे में एक खास बात है कि ये माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट है।
मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही रिड्यूस नहीं कर सकता, बहुत ही कम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही रिड्यूस कर सकता है। अब यहां देखना कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करने में NaBH4 का यूज किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करना है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑन सबस्ट्रेट ये ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए सबस्ट्रेट में कार्बन, और उस कार्बन पे H- का अटैक हो सकता है, फाइनली रिडक्शन के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। तो यहां पर एसिड डेरिवेटिव तो नहीं होगा, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव में क्या अटैच होता है, जैसे कि RC डबल बॉन्ड हो OR, RC डबल बॉन्ड हो NH2, RC डबल बॉन्ड हो OH। इनमें OH NH2 या फिर OR इनका क्या लगता है, प्लस M लगता है। प्लस M की वजह से कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ही अगर बहुत कम होगा तो H- न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। H- न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा तो फाइनली NaBH4 इनका रिडक्शन नहीं कर सकता। तो ये तो आपको पता चल गया कि माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट है और न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन है, तो बेसिकली इस कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होना चाहिए, और इन केस ऑफ एसिड डेरिवेटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाता है, तो इनका रिडक्शन NaBH4 से नहीं किया जा सकता। तो यहां कौन से कंपाउंड्स का NaBH4 रिडक्शन कर सकता है वो फिक्स है, या तो कंपाउंड अपने पास क्या है, कीटोन है या एल्डिहाइड है, H और R' होना चाहिए। ये बेसिकली R' क्या लगा सकता है, प्लस आई, H क्या लगा सकता है, कुछ भी नहीं। तो प्लस आई से यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन रिडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होगा, और इन दोनों का रिडक्शन NaBH4 से हम किया जा सकता है। और अपने पास एसिड डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड का यूज किया जा सकता है। क्लोरीन का क्या लगता है, -I, तो -I लगेगा तो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ये क्रिएट करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा ये माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहां पे कर सकता है, और फाइनली रिडक्शन के प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, कीटोन का रिडक्शन ये हो सकता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन हो सकता है, एसिड हैलाइड का रिडक्शन हो सकता है, किससे, NaBH4 से, और ये माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू LiLH4। LiLH4 तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का या सारे फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करने को तैयार था। यहां से क्या मिलेगा, RCH2 R' प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल में। सिमिलरली अगर ये एल्डिहाइड है तो इस पे हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच्ड है, NaBH4 से क्या मिलेगा, H-, यहां पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया, ये बेसिकली हम मैकेनिज्म देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, O के ऊपर माइनस आ गया, रिएक्शन में वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो यहां से ये H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो फाइनली अल्कोहल मिल गया। और यहां पे हमें कौन सा अल्कोहल मिल गया, प्राइमरी अल्कोहल। इधर से पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जिससे ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। दिखा देते हैं कौन सी रिएक्शन बोलते हैं उसको, SN2TH, एसिड डेरिवेटिव में SN2TH रिएक्शन ही होता है। H- यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होगा क्योंकि एल्डिहाइड में NaBH4 काम करता है, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो LiLH4 और NaBH4 इन दोनों की रिड्यूसिंग पावर भी हमने नोट कर ली। LiLH4 बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन NaBH4 का जो रिड्यूसिंग पावर है वो बहुत ही कम है, इसीलिए केवल ये 3 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ही रिड्यूस कर पाता है। अगला रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास क्या है, डाइबेल H, और डाइबेल H का शक्ल आप देखना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि डाइबेल H किस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा और कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये रिड्यूस कर सकता है। डाइबेल H, इसका मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहां से भी बेसिकली हाइड्राइड डोनर एक तरीके से H- यहां से निकल सकता है फाइनली रिडक्शन के प्रोडक्ट में। एल्यूमिनियम से क्या लगा हुआ, H, और डाई आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल बनाना है, ये आइसोब्यूटाइल हो गया। एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है, 3 ही वैलेंसी होती है। तीनों वैलेंसी हमने कंप्लीट कर लिया, 2 जगह तो आइसोब्यूटाइल लगा दिया, 1 जगह हाइड्रोजन एटम लगा दिया। एल्यूमिनियम बेसिकली 3rd पीरियड का एलिमेंट है, और यहाँ पे MT-D ऑर्बिटल भी है और एक MT-P ऑर्बिटल भी है। फाइनली अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
बोरोन के जस्ट नीचे है। तो ये बेसिकली एक तरीके से क्या है, लुईस एसिड है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, तो ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक है, इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बेसिकली कहां पे अटैक कर सकता है, ऐसे एसिड डेरिवेटिव पे या कार्बोनिल कंपाउंड पे ये अटैक कर सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगा तो ये अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सामने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे कम हुआ तो ये अटैक नहीं कर पाएगा और ऐसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का ये रिडक्शन नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपको ज्यादा करना है तो बेसिकली किसकी बात होगी, एसिड डेरिवेटिव की। तो इसका भी बहुत ही सेलेक्टिव रिडक्शन की रिएक्शंस हमें देखनी है। एसिड डेरिवेटिव में ये बेसिकली जो एस्टर है इसको रिड्यूस कर सकता है, और किसको रिड्यूस कर सकता है, एस्टर के बाद ये एल्डिहाइड वगैरह को भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन वो रिएक्शंस हम बाद में देखेंगे। पहले इसका प्राइमरी यूज देखते हैं। CN को रिड्यूस कर सकता है, सिमिलरली COCl को रिड्यूस कर सकता है, और रिएक्शन कौन सा है, डाइबेल H। कीटोन या एल्डिहाइड को ये रिड्यूस नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगेन डाइबेल H के बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइबेल H बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इनफैक्ट LiLH4 के जितना ही पावरफुल है, लेकिन उसके लिए रिएक्शन कंडीशंस हम अलग रखते हैं। अगर हमें बाकी सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करना है तो उसके लिए तो LiLH4 हम यूज कर ही रहे ना, तो इसका बेसिकली स्पेशल यूज करते हैं। और स्पेशल यूज क्या है कि -78 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, और उस टेम्परेचर पे ये केवल सेलेक्टिव रिडक्शन कर सकता है कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स का। तो उन्हीं पर्टिकुलर कंपाउंड्स का रिडक्शन हमें देखना होता है, और अगर आपको फर्दर रिडक्शन करवाना है तो फर्दर रिडक्शन या तो LiLH4 से कर सकते हैं या डाइबेल H से भी किया जा सकता है, केवल टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करके अगर रूम टेम्परेचर पे लिया है तो ये LiLH4 के जैसे ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। तो फिलहाल हमें इसका सेलेक्टिव रिडक्शन रिएक्शन पहले देख लेते हैं। सेलेक्टिव रिडक्शन कब करना है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बेसिकली ये यूज कहां करते हैं हम, एस्टर में, डाइबेल H। फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और इधर से क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होने के बाद क्या मिलेगा, अल्कोहल। लेकिन फर्दर रिडक्शन हमें करवाना ही नहीं है, हमें केवल इस रिएक्शन को एल्डिहाइड तक लेके जाना है, और एल्डिहाइड तक अगर ले जाना है तो डाइबेल H से रिएक्शन करना पड़ेगा -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आपने गलती से भी LiLH4 के साथ रिएक्शन कर दिया तो प्रोडक्ट यहां पे क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ से आपको अल्कोहल मिलेगा, और ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए। सिमिलरली अगर आपने NaBH4 के साथ रिडक्शन कर दिया तो एस्टर की जो रिएक्शन है NaBH4 के साथ होता ही नहीं है। तो अगर आपको एल्डिहाइड तक ही पहुंचाना है तो उसके लिए डाइबेल H यूज करना पड़ेगा -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और एक बार और बता देता हूं कि डाइबेल H यूज करते समय -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं रखा। नॉर्मल टेम्परेचर अगर आपने रख दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तो उस केस में ये LiLH4 के जैसा एकदम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो ये एल्डिहाइड को भी फर्दर रिड्यूस करके कहां पहुंचा देगा, अल्कोहल में। और ये R- वाला जो पार्ट है वो तो पहले ही अल्कोहल था ही सही, इसीलिए बता दिया कि सेलेक्टिव रिडक्शन अगर आपको देखना है वहीं पे आप डाइबेल H का यूज करो। सेकंड, और यहां पे क्या है, C∧N, इसका रिडक्शन करके C∧N में ले जाना है तो भी डाइबेल H बहुत अच्छा है। C∧N, और C∧N में क्यों ले जाना है, क्योंकि फाइनली जो हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे उससे एल्डिहाइड मिलना चाहिए। अगर इसका आप ऐसे ही हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नहीं चाहिए। तो एक तो ट्रिक आपने क्या लगाई थी, स्टीफन्स रिडक्शन की। सेकंड ट्रिक यहां पे क्या हो सकता है, डाइबेल H। डाइबेल H से अगर इसका रिएक्शन करेंगे, यहां पे बेसिकली इनर्ट सॉल्वेंट होता है इसमें, उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CH∧NH में कन्वर्ट हो गया। फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा, और इधर से क्या मिलेगा, NH3। यहां से दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो H+ और OH- अटैच करना पड़ेगा। फाइनली एल्डिहाइड मिल गया। एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन यहां पे होके अल्कोहल भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा नहीं होगा। और एक और रिएक्शन क्या है, RCOCl है। यहां पे भी अगर डाइबेल H यूज करते हो
तो इसको भी फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड के आगे फर्दर रिडक्शन ये नहीं करेगा। फर्दर रिडक्शन अगर करवाना है तो बार बार बता रहा हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि -78 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, तो फिर इसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। और रिड्यूसिंग पावर बेसिकली किसके इक्वल आ जाता है, LiLH4 के। टोटल 9 रिड्यूसिंग एजेंट हमने देख लिए। 10th और 11th 2 रिड्यूसिंग एजेंट और है। इसके बाद इन सारे रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, जिसमें रिडक्शन की रिएक्शंस भी हो सकती है। और जो बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन हमने कवर किया है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन, उनका भी एप्लीकेशन हो सकता है। तो क्या 10th रिएजेंट अपने पास क्या आ जाएगा, एमपीवी रिडक्शन। ये बेसिकली साइंटिस्ट के नाम है, मर्विन, पॉन्डोर्फ और वर्ली। ये भी बहुत ही सेलेक्टिव रिडक्शन है। इसमें भी कुछ मैकेनिज्म हमें देखना नहीं है, केवल ये रिडक्शन के जो रिएजेंट है वो याद करने हैं। और इतना ज्यादा सेलेक्टिव है कि आप इसमें बेसिकली रिएक्शन देखना, ये आपने क्या यूज किया, कीटोन। कीटोन का रिडक्शन अगर आप करोगे तो ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच करोगे तो रिडक्शन में फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, अल्कोहल मिलना चाहिए। कार्बन के दोनों तरफ क्या लगा रखे हैं, अल्काइल ग्रुप, तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यहां पे रिएजेंट बेसिकली क्या है, और रिएजेंट के साथ साथ एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यूज किया जाता है। इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का बेसिकली यहां पे सैक्रिफाइस होता है एक तरीके से। अब देखना, रिएजेंट है यहां पे ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, तो आइसोप्रोपाइल बना दिया, ऑक्सीजन एटम अटैच कर दिया, ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड एल्यूमिनियम, ये रिएजेंट है। और आपको इसे रिड्यूस करना है, इसका रिडक्शन हमें करना है। तो यहां पर कोई पर्टिकुलरली अल्कोहल पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लो कि अल्कोहल आपने क्या रख दिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि इसका तो रिडक्शन हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डिजायर्ड था, जो कीटोन था, उसका रिडक्शन करके हमें क्या बनाना था, अल्कोहल। तो यहां से तो हमें क्या मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर इसका रिडक्शन हुआ तो किसी और का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका करवा लेते हैं, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल हमने लिया है। ये मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है, आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल का ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगा तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डबल बॉन्ड हो में। तो एक बाई प्रोडक्ट यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एसीटोन। और यही एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसमें और कोई रिएक्शन हमें पढ़ना नहीं है। इनफैक्ट कोई भी अगर जनरल रिएक्शन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी पेपर में, तो ये जो एमपीवी रिडक्शन है ये कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। इतना ज्यादा स्पेसिफिक कोई और रिएक्शन है ही नहीं। केवल कीटोन को या एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज रिड्यूस करके कहां तक पहुंचाता है, अल्कोहल तक। और उसके लिए ऑलरेडी इस रिएक्शन मिक्सचर में एक अल्कोहल प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाए और डिजायर्ड जो कीटोन है या एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होके फाइनली अल्कोहल बना दे। लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट है रेड पी प्लस HI। ये भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और इतना ज्यादा पावरफुल है कि हर किसी को रिड्यूस करके फाइनली एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। और हमें ये सब नहीं करना है। जैसे मान लो कि कार्बोनिल कंपाउंड है, अब कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्कोहल तक ले जाना है तो LiLH4 NaBH4 इनसे काम बन सकता है। और फाइनली अगर कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके एल्केन तक ले जाना है तो वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन किया जा सकता है, क्लीवेंशन किया जा सकता है। तो बेसिकली अभी तक हमने सारे रिएजेंट देख लिए, इसीलिए रेड पी प्लस HI का यूज बहुत कम होगा। लेकिन यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी पावरफुल, ऑलमोस्ट reduces all functional group or all organic compound to respective alkane। ये तो बेसिकली सिंगल बॉन्ड तक भी नहीं छोड़ता, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन या सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन तक भी रिड्यूस नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी वो सिंगल बॉन्ड को भी ब्रेक करके फाइनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कार्बन की चेन में से हटा देता है और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एल्केन, CH2 में कन्वर्ट कर देता है ये। यहां रिएजेंट अपने पास क्या है, लिखा है ये रेड पी प्लस HI। अब देखना ये रिएजेंट बेसिकली किस तरीके से एक्ट करता है, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ये कैसे है। रेड पी प्लस HI है, रेड पी प्लस I2,
हाँ बाद में वही बनना है। तो फॉस्फोरस और I2 मिलके रेड पी प्लस HI भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको। फॉस्फोरस और I2 से बेसिकली यहाँ क्या बनता है, Pi3, Pi5 एग्जिस्ट नहीं करता है। Pi3 में बेसिकली अब फाइनली यहाँ पे वाटर यूज करते हैं, सेकेंड टाइम वाटर यूज करेंगे तो Pi3 का हाइड्रोलिसिस होगा। Pi3 का हाइड्रोलिसिस होगा, इनऑर्गेनिक हाइड्रोलिसिस में आपने पढ़ा हुआ है, जो अपने पास हैलाइड्स होते हैं। तो ये बेसिकली फॉस्फोरस पर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, तो फॉस्फोरस का तो क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड H3PO3, और आयोडीन से क्या बनेगा, HI। HI के बारे में आपको क्या पता है, गुड एसिड होता है और गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। HI इनफैक्ट बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ प्रेजेंट है, इसीलिए ये सारे ऑलमोस्ट फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करने के बाद रेस्पेक्टिव एल्केन में भेज सकता है। तो HI से बेसिकली क्या होगा, इस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं कि HI से हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिलीज होंगे, ये हाइड्रोजन एटम किसी रेस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करेंगे और वापस से I2 बन जाएगा। ये I2 वापस से फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा, जिससे क्या बनेगा, Pi3, और Pi3 का फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा तो H3PO3 प्लस HI वापस से बन जाएगा। तो एक तरीके से रेड फास्फोरस का यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, रेड P, ये बेसिकली क्या है, रीजेनरेटर ऑफ HI। यहां से जो I2 बना है, I2 P के साथ रिएक्शन करेगा तो Pi3 बनेगा, Pi3 का फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, H3PO3 प्लस HI, वापस से HI बन गया। और ये HI किसी भी फंक्शनल ग्रुप का या किसी भी गिवन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करने के बाद फाइनली एल्केन बना सकता है। तो यहां कुछ एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के ले सकते हैं, अल्कोहल के ले सकते हैं, और हर किसी में रेस्पेक्टिव एल्केन आपको बनाना ही है। तो जैसे मान लो कि ये कीटोन हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये एस्टर हो गया, और इन सब की रिएक्शन किससे करनी है, रेड P प्लस HI से। फाइनली आपको रिडक्शन के प्रोडक्ट क्या बनाना है, एल्केन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, उसमें भी काफी सारे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। CHO, 4 कायरल कार्बन होते हैं, OH OH, फिर आता है HOH H OH H, ये ग्लूकोज हो गया। सिमिलरली फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, CH2OH C डबल बॉन्ड OH OH H, इसका भी रेड P प्लस HI से रिएक्शन किया जा सकता है। मान लो कुछ ऐसा अल्कोहल बना दिया, रेड P प्लस HI से रिएक्शन करेंगे तो फाइनली ये क्या करता है कि अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगला जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी ब्रेक कर देता है, ऐसा नहीं कि अल्कोहल तक पहुंचाता है, एल्केन तक कन्वर्ट करता है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बेसिकली 4 HI मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज किए जाएंगे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन की जरूरत है। ये कहाँ से आ सकते हैं, 4 HI से आ सकते हैं। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, CH2, दैट मीन्स प्रोपेन। अगेन सेम है, प्रोपेन ही आपको मिलेगा। इधर क्या मिलेगा, इथेन, 2 कार्बन एटम है, बाकी सारे ऑक्सीजन एटम को ये उड़ा देगा। इधर से क्या मिल जाएगा, इथेन, और इधर से क्या मिल जाएगा, मीथेन। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम का एक चेन मिलेगा। तो यहां प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, हेक्सेन। इनफैक्ट ग्लूकोज का ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जब पहली बार किसी ने आइडेंटिफाई किया था तो वो इसी तरीके से आइडेंटिफाई किया था कि कोई भी ग्लूकोज अपने लिया, उसका रिएक्शन हमने किया रेड P प्लस HI से, तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिला, हेक्सेन। अब हेक्सेन प्रोडक्ट मिला है तो उससे क्या गेस किया गया कि हेक्सेन में 6 कार्बन एटम है और बेसिकली स्ट्रेट चेन है। तो ग्लूकोज में भी 6 कार्बन एटम हो सकते हैं, और स्ट्रेट चेन मतलब कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। सिमिलरली फ्रक्टोज भी एकदम सिमिलर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों कंपाउंड देखने में तो डिफरेंट है, लेकिन अगर रेड P प्लस HI से रिएक्शन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम का चेन है, तो फाइनली ये हेक्सेन बना देगा। यहां से भी OH हटा दिया, OH हटा दिया, OH हटा दिया, तो आइसोब्यूटेन एज अ प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। रेड P प्लस HI बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके फाइनली एल्केन तक कन्वर्ट कर सकता है।
तो आज हमने सारे रिड्यूसिंग एजेंट देख लिए। अब इन रिड्यूसिंग एजेंट का जो एप्लीकेशन है फर्दर आगे जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी वहां पे होगा। और जो भी कंबाइंड क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है, अब इसके साथ 4-5 रिएजेंट का रिएक्शन किया, पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, फिर सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर एलिमिनेशन हो गया, फिर ऑक्सीडेशन हो गया, फिर रिडक्शन हो गया। तो इस तरीके से जहां पर भी कंबाइंड क्वेश्चन होता है वहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। रिडक्शन का जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कीटो ग्रुप भी दे रखा है और एस्टर भी दे रखा है। कीटोन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, एस्टर भी प्रेजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट, इन दोनों के साथ इसका रिएक्शन अगर किया जाए तो दोनों के केस में प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में रिएजेंट क्या प्रेजेंट होता है? LiLH4। ये बेसिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो यहाँ सॉल्वेंट हम क्या यूज कर सकते हैं? ईथर। और सेकेंड टाइम वाटर से रिएक्शन करते हैं। सिमिलरली सोडियम बोरोहाइड्राइड में NaBH4 ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और सेकेंड टाइम यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है? वाटर। तो फाइनली आपको रिडक्शन के प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड की क्या कहानी है कि ये केवल कीटोन, एल्डिहाइड या एसिड हैलाइड को ही रिड्यूस करता है, एस्टर को ही रिड्यूस नहीं करता। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब इसका रिएक्शन करेंगे तो ये कीटोन को भी रिड्यूस करके अल्कोहल तक लेके जाएगा, और इस पार्ट को, दैट मीन्स एस्टर को भी रिड्यूस करके अल्कोहल तक लेके जाएगा। तो यहां प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? ये अल्कोहल बना दिया। सिमिलरली इधर से क्या बनता? ये एसिड और ये क्या रहा होता? अल्कोहल। इस तरीके से ब्रेक डाउन करके मैं देख रहा हूं, तो ये पार्ट तो अल्कोहल है ही सही, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। एसिड को भी ये रिड्यूस करके कहां तक पहुंचा था? अल्कोहल तक। और अगर यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात होती तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर वाले पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करता। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक जगह कीटोन दिया जाता है, एक जगह एस्टर दिया जाता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन दोनों का रिडक्शन कर देता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर वाले पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करता, केवल कीटोन वाले पार्ट को ये रिड्यूस करता है। तो ये बेसिकली इसी तरीके से आप बनाओ और कीटोन वाला जो पार्ट है इसको रिड्यूस करके अल्कोहल तक पहुंचा दो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे जो रिएजेंट दे रखे हैं और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो दे रखा है, ऐसा रिएक्शन आपने पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में आपको ये अंदाजा रखना है कि फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिल सकता है। केवल आपको एक हिंट मिलना चाहिए कि जो रिएजेंट हमें दे रखे हैं या तो ये रिडक्शन कर सकते हैं या ये ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो ये क्या दे रखा है? मेटल प्लस HCl। तो मेटल की जो रिएक्शन है वो HCl मतलब कि एसिड के साथ तो होती है। यहां से हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, और सॉल्ट के बाद फिर यहां से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। जैसे मान लो कि SnCl4 मिल सकता है, 4 हाइड्रोजन आइटम यहां से रिलीज हो गए, तो ये हाइड्रोजन गैस बेसिकली इस कंपाउंड का रिडक्शन कर सकता है। रिडक्शन करने के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा वो हम इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे रिएजेंट क्या है। नेक्स्ट रिएजेंट आप देखिए, Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करना है और व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान आ रहा है कि एनालीन के केस में जब Br2 वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलता है, और ये जो ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली व्हाइट प्रेसिपिटेट ही है। तो इस रिएजेंट से भी मैं पता कर सकता हूं कि HnHCl के साथ रिडक्शन जब इसका करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? तो प्रोडक्ट बेसिकली क्या मिलेगा? एनालीन। NO2 का रिडक्शन होकर NH2 बना देगा ये। लेकिन वैसे कोई रिड्यूसिंग एजेंट में हमने Sn प्लस HCl को देखा नहीं है, Fe प्लस HCl को देखा नहीं है। बस हमने एक अंदाजा लगाया कि मेटल एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और हाइड्रोजन गैस इस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिडक्शन कर सकता है। अब रिडक्शन करने के बाद फाइनली हमें कंपाउंड क्या मिलेगा? ये हमने कैसे पता लगा लिया कि Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करने पर व्हाइट PPT मिल रहा है, तो ये एनालीन ही हो सकता है। Br2 वाटर के साथ अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहां पर बेसिकली क्या है? Br प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, ये एक्सिस में रख देते हैं। तो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो ये NH2 के ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाएगा। NH2 बेसिकली क्या करता है? प्लस एम लगाता है। प्लस एम लगाने से बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें नहीं मिलते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट मिले हैं, और ये बेसिकली क्या होता है? व्हाइट PPT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन सेम Sn प्लस HCl के साथ इसका रिएक्शन किया है,
तो ये हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया है कि NO2 का रिडक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, NH2 एनालीन बन गया। अब इसके रिएक्शन किससे करना है, CH3C डबल बॉन्ड हो Cl एसिटिल क्लोराइड से, और ये भी एक बहुत अच्छा रिएक्शन है और ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है। इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे NH2 प्रेजेंट होता और डायरेक्ट आप यहाँ पे Br2 वाटर से रिएक्शन करते तो एनालीन में NH2 का प्लस एम बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये जो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग पे 3 टाइम्स सब्स्टिट्यूट होता तो ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। लेकिन अगर हमें क्या करना है कि मोनो ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट चाहिए तो बेसिकली NH2 का प्लस एम रिड्यूस करना पड़ेगा, और NH2 का प्लस एम अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इस बार Br प्लस एक ही बार अटैक करेगा तो मोनो ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो यहां पर NH2 का प्लस एम किस तरीके से कम किया जा सकता है, तो बेसिकली इस NH2 ग्रुप पे आप C डबल बॉन्ड और CH3 इस तरीके से इसका एसिटाइलेशन कर दो। तो एसिटाइलेशन करने के बाद ये बेंजीन रिंग है और इससे आप अगर ये ग्रुप अटैच करते हो तो ये जो लॉन पेयर है बेंजीन की तरफ जाके प्लस एम तो लगाना ही चाहता है, लेकिन ये लॉन पेयर बेसिकली C डबल बॉन्डों के साथ भी रेजोनेंस कर रहे हैं। इंटरनली ये रेजोनेंस में बिजी है तो बेंजीन की तरफ कम आएंगे, बेंजीन की तरफ कम आएंगे तो इनका प्लस एम कम लगने वाला है, और प्लस एम कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे कम होगा और मोनो ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, SN2TH रिएक्शन होता है ये। तो यहां से आपको क्या मिल गया, एसिटाइलेशन के प्रोडक्ट मिलेंगे। फाइनली यहां से प्रोटॉन लॉस करवा दो तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। इसके बाद Br2 वाटर, Br2 वाटर से क्या मिलता है, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ये Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल आपको कहां लगाना है, प्लसम है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप बेसिकली ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, तो ऑर्थो पे भी लगाना है, पैरा पे भी लगाना है। एक ही प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है मेजर तो पैरा पे लगाओ, क्योंकि पैरा पे बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस इन ग्रुप्स के बीच में कम होता है, तो पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर आता है। बाकी प्रोडक्ट आपको दो ही मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा पे। अब ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है इसमें एनालीन तो है नहीं, इसमें क्या प्रेजेंट है, NHC डबल बॉन्ड और CH3, और यहाँ पे Br प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एनालीन में कन्वर्ट करने के लिए वापस से हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे क्या अटैच होगा, H प्लस, इधर OH माइनस, तो ये आ जाएगा पैरा ब्रोमो एनालीन। और इस तरीके से मोनो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, केवल ये ट्रिक हमें यूज करना था। NH2 जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है उसको थोड़ा वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप आपने कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद मोनो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे, और ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने अभी तक रिएक्शन पढ़ा है कि NO2 को रिड्यूस करके LiLH4 किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 में। बिल्कुल अच्छी बात है, यही आपको याद रखना है। लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट ये नहीं मिलता। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसको बाय हार्ट लर्न ही करना है। यहां हमें प्रोडक्ट मिलता है एजोबेंजीन। अब इसका मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होगा ये सब चीजें हमें डिस्कस नहीं करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरली NO2 को रिड्यूस करके NH2 प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें क्या मिलना चाहिए था, एनालीन, लेकिन एनालीन प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है एजोबेंजीन। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है और दोनों नाइट्रोजन एटम पर फिनाइल ग्रुप अटैच है। ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हमें अलग से याद रखना है।